गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 10 लेके आया हूं, जहां पे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बताएंगे। तो आप भी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ तैयार हो जाइए लेक्चर देखने के लिए। तो आइए सबसे पहले हेडिंग डालिएगा रेसिस्टेंस। व्हाट इज रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कंडक्टर लेंगे, इस कंडक्टर को जोड़ेंगे एक बैटरी से और यहाँ से एक सर्किट कंप्लीट हो गया। इस बैटरी की पोटेंशियल भी है। अब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से मोशन करना स्टार्ट कर देगा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो अब क्या होगा, मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मोशन करता है तो क्या करता है, वो एक दूसरे से कोलाइड भी करता है, एक दूसरे से कोलाइड भी करता है। अब कोलाइड करने के कारण उसकी स्पीड घटती है, उसकी स्पीड घटती है। अब स्पीड घटेगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी घटेगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो करंट भी घटेगा। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन की कॉलिजन की वजह से करंट डिक्रीज हो रहा है। करंट जिस वजह से डिक्रीज होता है उसी को ना रेसिस्टेंस कहते हैं। व्हाट इज रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अपोजेज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कोलिजन की वजह से कंडक्टर के अंदर करंट डिक्रीज होता है और उसी प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी के कारण करंट डिक्रीज होता है, उसी को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस दिख रहा है ना? हाँ, रेसिस्टेंस is the property of conductor. Resistance is the property of conductor which opposes the current flowing through it. Which opposes the current flow through it. ठीक है, क्या बोला मैं? रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर व्हिच अपोजेज द करंट फ्लो थ्रू इट, है ना? ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो करने में अपोज करता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय R। इसे R के द्वारा डिनोट किया जाता है। रेसिस्टेंस को R के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब जो है यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, अच्छा V बराबर आई आर होता है ना जी, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बाय आई। अब यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल अपॉन यूनिट ऑफ एम्पियर इज कॉल्ड यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। अब यहाँ से क्या होगा, वोल्ट। यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, एम्पियर, है ना? और इसी को क्या कहा जाता है, ओम। इसी को क्या कहा जाता है, ओम। और ये SI यूनिट है। समझ गए क्या आप? यूनिट भी समझ गए। व्हाट इज यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओम, है ना? तो यहाँ से यूनिट आ गए। अब हम आपको बताएंगे डायमेंशन। इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिए? ठीक। अब लिखना है डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, है ना? अब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा वर्ड लिखिए डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, या फिर रेसिस्टेंस लिखकर ब्रैकेट में
ब्रैकेट क्लोज करिए, हो जाएगा डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। अब देखिए यहाँ से अगर मैं कहूँ आपको V बराबर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ V बराबर IR और यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा V/I, यानी कि डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है पोटेंशियल, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल अपॉन डायमेंशन ऑफ करंट, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एंड डायमेंशन ऑफ करंट। अब यहाँ से क्या होगा पोटेंशियल V/I है ना। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो रेसिस्टेंस यहाँ से आया ना, डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। अब V बराबर क्या होता है W/Q और यहाँ से I आ गया, यहाँ भी लगाइए ब्रैकेट। अब यहाँ से देखिए W/Q इंटू I, यहाँ से ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ से W जो कि वर्क है, Q बराबर IT होता है, और फिर यहाँ से अगर मैं लिखूँ आपको W के लिए डायमेंशन क्या होता है, वर्क है ना, mL² T⁻⁻²। करंट के लिए डायमेंशन क्या होता है, A होता है या फिर I, अभी मैं यहाँ पे A लिख रहा हूँ। T के लिए क्या होता है, टाइम के लिए T ही होता है, फिर ये I ही है, यहाँ पे A लिखा है ना, यहीं पे स्क्वायर लगा देता हूँ, कोई बात नहीं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ mL/2 T⁻⁻³ एंड A⁻⁻², ये आ गया डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस आ गया ये। तो यहाँ से समझ गए, डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस भी समझ गए, यूनिट भी समझ गए, डेफिनेशन समझ गए। अब हम बताने वाले हैं इससे आगे, इसको नोट करिएगा पहले, ओमिक कंडक्टर एंड अनओमिक कंडक्टर, ये भी हम बताएंगे आपको क्या होता है ओमिक कंडक्टर अनओमिक कंडक्टर। पहले इसको नोट करिए, चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब अगर मैं कहूँ आपको कि इसी कंडक्टर में इसको क्यों मिटा दिया पता नहीं, जोश में मिटा देते हैं, चलिए ठीक है। यहाँ से ये आया, अगर मैं कहूँ इस बैटरी का पोटेंशियल भी और सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है ना, स्विच को ऑन करने के बाद, तो पहले लिखिए इसको, इफ, दिख रहा है ना, हाँ, इफ V बराबर पोटेंशियल ऑफ बैटरी एंड I बराबर करंट पासिंग थ्रू सर्किट, देन V/I इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं V/I से भी। अगर कोई सर्किट है, अगर उस सर्किट में V पोटेंशियल वाले बैटरी लगा हुआ है और उससे होकर I करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से, तो V/I इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। V/I क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है ना। मैं डायरेक्ट कांस्टेंट नहीं लिख सकता, क्योंकि रेसिस्टेंस हमेशा के लिए कांस्टेंट नहीं होता है, रेसिस्टेंस वेरी भी करता है, रेसिस्टेंस वेरी भी करता है, समझ गए क्या। हाँ, जब तक वो कांस्टेंट रहता है तब तक कहते हैं कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और वो वेरिएबल हो जाएगा यानी ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, ये बात होती है। हम जो पढ़े हैं, मैं क्या बोला था, V/I बराबर कांस्टेंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। यस, वो ओम्स लॉ के लिए है। किसके लिए है, ओम्स लॉ के लिए है। हमेशा V/I कांस्टेंट नहीं होता है, अलग अलग मटेरियल के लिए वो वेरी भी करेगा। जब कांस्टेंट होता है तो उसे कांस्टेंट रेसिस्टेंस कहेंगे, और जब वेरी करेगा तो उसे वेरिएबल रेसिस्टेंस कहेंगे। बहुत सारे डिवाइस होते हैं जिसका रेसिस्टेंस वेरिएबल होता है, और बहुत सारे डिवाइस ऐसे भी होते हैं जिसका रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है। हाँ, एक चीज यहाँ पे ये चीजें होती हैं, जिस रेसिस्टेंस, मतलब
जिस रेसिस्टेंस ने जिस कंडक्टर में वी बाई आई बराबर कांस्टेंट होता है उस कंडक्टर को हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं, यानी कि ये ओम्स लॉ को फॉलो किया। और जिस कंडक्टर में वी बाई आई बराबर वेरिएबल होता है उसका तो रेसिस्टेंस वेरी कर गया, यानी कि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया, उसे हम अनओमिक कंडक्टर कहते हैं। व्हाट इज ओमिक कंडक्टर? द कंडक्टर which follow the Ohm's law is called ohmic conductor and the conductor which does not follow the Ohm's law is called अनओमिक कंडक्टर। इसको भी लिख लेते हैं एक दो लाइन। चलिए ठीक है, यहां से चीजें आगे, इसे मैं मिटा रहा हूं। अगर मैं कहूं आपको ओमिक कंडक्टर क्या होता है, ओमिक कंडक्टर लिखना है द कंडक्टर which follow the conductors which follow the Ohm's law is called ohmic conductor। It's called the conductor which follow the Ohm's law is called ohmic conductor। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँगा जैसे कि कॉपर है, क्या है, ओमिक कंडक्टर है। सिल्वर की बात करूँ, है ना, गोल्ड की बात करूँ, ये सब क्या होते हैं। जैसे मैं आयरन की बात करूँगा, है ना, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ओमिक कंडक्टर होते हैं, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है ना, ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ओम्स लॉ में क्या होता है, वी बाय आई जो होता है कांस्टेंट होता है ऑलवेज। समझ गए क्या? वी बाय आई बराबर कांस्टेंट होता है, तो ये हो गया ओमिक कंडक्टर। दूसरा होता है अनओमिक कंडक्टर। अनओमिक कंडक्टर, व्हाट इज अनओमिक कंडक्टर? अनओमिक कंडक्टर किसे कहते हैं? द कंडक्टर व्हिच डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। वैसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, अनओमिक कंडक्टर कहते हैं। अनओमिक कंडक्टर कहते हैं। अनओमिक कंडक्टर में वी बाई आई बराबर कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेरी करता है। जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है, अनओमिक कंडक्टर है। इसे भी लिख लेते हैं, द कंडक्टर which does not follow Ohm's law is called अनओमिक कंडक्टर। It's called अनओमिक कंडक्टर। The conductor which does not follow Ohm's law is called अनओमिक कंडक्टर। एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो जैसे है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होता है, अनओमिक कंडक्टर है, क्योंकि ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं अनओमिक कंडक्टर में वी बाई आई जो होता है ये वेरिएबल होता है। वी बाई आई वेरिएबल होता है। इन अनओमिक कंडक्टर वी बाई आई इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल। तो यहाँ से ओमिक और अनओमिक दोनों कंडक्टर आप समझ गए क्या क्या होता है दोनों में। इसको फिर नोट करिए, हम फिर स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा स्टार्ट करेंगे फील ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का थोड़ा फील लेते हैं कि रेसिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है और किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसको नोट करिएगा, मैं मिटा रहा हूं। जैसे हेडिंग डालिएगा, द फैक्टर which affect
द फैक्टर which affect the resistance वैसा फैक्टर, कौन कौन फैक्टर ऐसा है जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करता है, इसको हम समझते हैं थोड़ा फार्मूला से, फिर मजा आ जाएगा। अच्छा, जितने भी कंडक्टर हैं ये तो समझ ही रहे हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन जैसे ही बैटरी से जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है मोशन करना स्टार्ट कर देता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी से स्टार्ट करता है, फिर करंट उसी के वजह से बनता है ना। तो इस सब से क्या होता है कि मुझे I और VD के बीच रिलेशन एक आया है ना, जो कि आप सभी जानते हैं, I बराबर वीना, है ना। मैं क्या बोला, यहाँ से एक रिलेशन आता है जहाँ पे आप जानते हैं I बराबर क्या है, करंट, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन्स, एंड n बराबर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, A बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होता है ना जी। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये मैं कई बार लिखा चुका हूँ, ये टर्म क्या क्या होता है, इससे मैं बात करूँ इस तरह करके, है ना। पोटेंशियल भी है, अब जैसे ही स्विच ऑन किया करंट इससे पास होना शुरू हो जाएगा और इससे पहले तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इसमें VD स्पीड से। मान लिया E जो है, E क्या है, चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन्स, n बराबर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड A बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये हम पहले बता चुके हैं, आपको, है ना। अब जो है यहाँ से क्या होता है, अगर मैं कहूँ आपको VD बराबर, आप जानते हैं VD बराबर क्या होता है, EV/ml टॉ एवरेज, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कहूँगा आपको कि I बराबर क्या हो जाएगा, EV/ml टॉ एवरेज ENA, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें आ गई, बस VD की वैल्यू रख दी वहाँ पे, EV/ml टॉ एवरेज, VD बराबर जो होता है। अब देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, NE² टॉ एवरेज अपॉन ml AV, यहाँ से ये चीज़ें आए, सही है। हाँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, V/I बराबर, इसको इधर लाया और इसको पलटा के लिखा तो यहाँ से आ जाएगा ml अपॉन NE² टॉ एवरेज, है ना। अब यहाँ पे L अपॉन A लिखा, क्या मैं लिखा, V/I बराबर m अपॉन NE², V/I, V यहाँ पे है, I लाया ऊपर ले गया, ml नीचे में NE² टॉ एवरेज और A आ गया यहाँ, सही है। क्या ये जो टर्म है इसके अंदर m, n, E और टॉ एवरेज, ये सारे के सारे कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है। मास जो है m बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n बराबर क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और E जो है चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन, और फिर एक टर्म टॉ एवरेज, रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। और ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स होते हैं, ये सारे के सारे जो पैरामीटर होते हैं आर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस ऑल पैरामीटर्स दिख रहा है ना, दिस ऑल पैरामीटर्स। अच्छा, मैं इसे मिटा दूं, इसे मिटा दूं क्या, इधर ही लिखेंगे, इधर नहीं दिखेगा अच्छे से, चलिए इसे मैं मिटा रहा हूं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे दिस ऑल पैरामीटर्स m, n, e टॉ,
पैरामीटर्स आर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो यहां से वी बाई आई को हम क्या जानते हैं? अरे वी बाई आई क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है ना। वी बाई आई को ही तो रेसिस्टेंस कहा जाता है। वी बाई आई को मैं आर लिख सकता हूं क्या? आर बराबर, इसको मैं, ये जब पूरा टर्म कांस्टेंट ही है, होता क्या है कि मास तो वैसे भी कांस्टेंट रहेगा कंडक्टर का, वो थोड़ी ना बढ़ने वाला है, टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ कुछ भी करो, मास तो उतना ही रहेगा ना। ये ई जो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज भी नहीं घटेगा ना बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओ कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही रहेगा। और बच गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने से चेंज होगा, और ये रिलैक्सेशन टाइम है, ये भी टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने से चेंज होगा। यानी कि टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने से, टेम्परेचर को चेंज करने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन एंड रिलैक्सेशन टाइम टॉ जो है दोनों चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया है ना, दिस ऑल पैरामीटर्स आर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यदि मैं जैसे ही कांस्टेंट कर दिया टेम्परेचर को कि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, इसके अंदर वाला जो भी है क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। दिस ऑल पैरामीटर्स आर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसलिए मैं इसे रो बोल दिया है ना। और फिर L बाय ए आया, ठीक है, L बाय ए आया, यहां से ये चीजें आ गई, जहां पे वेट रो बराबर m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ एवरेज बराबर कांस्टेंट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। क्या कहलाता है ये? रेसिस्टिविटी कहलाता है। इसको हम अभी यहीं पे रखेंगे, है ना। रो बराबर m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ एवरेज, कांस्टेंट है पूरा टर्म, कब? जब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तब, ऐसे नहीं। और इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम? रेसिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ यहाँ बैठ, अब यहाँ से पता चल रहा है क्या कि रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस? पहला तो टेम्परेचर पे करता है, पहला टेम्परेचर पे, टेम्परेचर चेंज करने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी चेंज होता है। टेम्परेचर को चेंज जैसे ही करेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और टॉ दोनों चेंज हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नंबर 2 में ये जो लेंथ है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस। कोई वायर, जितना बड़ा वायर लेंगे ना उसका रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, अगर फिक्स क्रॉस सेक्शनल एरिया का है तो। और क्या, देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। यदि लेंथ कांस्टेंट कर दूं, उसके बाद यदि मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटाऊं या बढ़ाऊं तो रेसिस्टेंस भी चेंज होगा इनवर्सली। और रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। पहले इसको हम लिखते हैं थोड़ा थोड़ा, तब समझिएगा। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें क्या? चलिए ठीक है, इसे मिटा रहा हूं मैं। अब देखिए यहां से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन नंबर 1 में सबसे पहले टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे ही टेम्परेचर चेंज करते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हो जाता है और टॉ भी चेंज हो जाता है। पहला क्या होगा? टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नंबर 2 में अगर मैं बात करूं, दूसरा नंबर किस पे डिपेंड करता है? देखो R बराबर रो इंटू L बाई ए। अगर मैं किसी वायर के लेंथ को बढ़ा दूं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है? अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये तो L तो हो गया, फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी वायर की थिकनेस को अगर मैं चेंज कर दूं तो उसका रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। यानी कि रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। नंबर 2 में शेप एंड
साइज ऑफ कंडक्टर, इस पर डिपेंड करता है। नंबर 3 में तीसरा एक फैक्टर और है, जैसे मैं कहूँगा अलग अलग मटेरियल लूँ, अलग अलग मटेरियल, आयरन लिया, कॉपर लिया, सिल्वर लिया, इस सब में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना अलग अलग होते हैं। सारे में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते, और रिलैक्सेशन टाइम जो है वो भी सारे मटेरियल का सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। तो इस प्रकार यानी कि मटेरियल टू मटेरियल पे भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। कॉपर का रेसिस्टेंस कुछ और होगा, आयरन का रेसिस्टेंस कुछ और होगा, सिल्वर का रेसिस्टेंस कुछ और होगा, यानी अलग अलग कंडक्टर का रेसिस्टेंस अलग अलग होता है। यानी कि रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन, नंबर 3 में रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन किस चीज पे, टाइप्स ऑफ मटेरियल। यानी कि मटेरियल किस टाइप का है उस पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन और टाइप्स ऑफ मटेरियल। यानी कि ये लाइन जो है ज़्यादा लिख दिया, ये तो मैं यहीं पे लिख दिया था, कोई बात नहीं। रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन टाइप्स ऑफ मटेरियल, किस टाइप का मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से रेसिस्टेंस हो गया, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है वो भी मैं बता दिया आपको। सवाल कराएंगे, पहले रेसिस्टिविटी बताएंगे, उसके बाद सवाल एक लेक्चर अलग से रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पर जो सवाल करेंगे वो अलग से मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा, ये लॉन्ग हो जाएगा, तो उसके लिए मैं अगला लेक्चर बनाऊंगा न्यूमेरिकल्स के लिए। अभी रेसिस्टिविटी देखते हैं, ये हो गया, इसको हम मिटा रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपको रेसिस्टिविटी, हेडिंग डालिएगा रेसिस्टिविटी। व्हाट इज रेसिस्टिविटी? रेसिस्टिविटी क्या होता है इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। रेसिस्टिविटी जैसे कि आपको अभी मैं बताया कि R बराबर जो होता है, R बराबर ml अपॉन NE स्क्वायर्ड टॉ एवरेज A, ये होता है ना, R बराबर ml अपॉन NE स्क्वायर्ड टॉ एवरेज A। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अभी तो लिखा था R बराबर m अपॉन NE स्क्वायर्ड टॉ एवरेज L बाय A, इसको ऐसे लिखा। और यहीं पे तो मैं बोला था एट कांस्टेंट टेम्परेचर these all parameters are constant. At constant temperature, mass of conductor, number of free electrons per unit volume n, charge on L electrons E, and relaxation time tau are at constant temperature, mass n E tau are constant. So R बराबर यहाँ से आ गया कितना, रो इंटू एल बाय ए, रो इंटू एल बाय ए। और फिर मैं यहाँ से आपको बताया था वेयर रो बराबर क्या, m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ एवरेज बराबर कांस्टेंट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। इसी को क्या कहते हैं हम, रेसिस्टिविटी कहते हैं। यही रेसिस्टिविटी होता है, रेसिस्टिविटी है ना। हाँ, पहले हम यहाँ पे देखते हैं रेसिस्टिविटी का डिफिनीशन, उसके बाद हम चलेंगे कि किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तब फिर हम चर्चा करेंगे उसका। पहले तो यहाँ से ये देखिए कि R बराबर रो इंटू एल बाय ए होता है। यदि मैं एक कंडक्टर लूँ, है ना, जिसका लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, इफ L बराबर 1 मीटर
एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, देन आर बराबर रो, आर बराबर रो आ गया। इस फार्मूला में पुट करिए ना 1, एल बराबर 1, ए बराबर 1, तो क्या आ जाएगा, आर बराबर रो आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रही है, रेसिस्टेंस जो है रेसिस्टिविटी के बराबर है। कब, जब हम 1 मीटर का कंडक्टर लेंगे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, रेसिस्टिविटी कहेंगे। व्हाट इज रेसिस्टिविटी? रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, है ना। क्या मैं बोला, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर लेंथ वाले कंडक्टर का जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर है, उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा उसी रेसिस्टेंस को उस कंडक्टर का रेसिस्टिविटी कहेंगे। इसको हम लिख लेते हैं, नोट करिएगा। इसको यहाँ पे लिखना है रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ that conductor. Resistivity is the resistance of that conductor having length 1 meter and cross section area is 1 meter square. Resistivity is the resistance of that conductor having length 1 meter and cross sectional area are 1 meter square, जिसका लेंथ क्या हो, 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होगा उसी रेसिस्टेंस को हम उस कंडक्टर का रेसिस्टिविटी कहेंगे। तो यहाँ से रेसिस्टिविटी भी डिफाइन कर दिए। रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, यहाँ से ये चीजें आ गई। अब हम आपको बताएंगे यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, इसे नोट करिएगा। चलिए हेडिंग डालिए, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं। आप यहाँ से जानते हैं R बराबर रो इंटू एल बाय ए और रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल। अब यहाँ से यूनिट ऑफ रो की अगर मैं बात करूँ, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम। एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो ये मीटर मीटर कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर, है ना, ओम मीटर आ गया। चलिए यूनिट हो गए, इसको नोट करिएगा। अब मैं डायमेंशन बताऊंगा, रेसिस्टिविटी का डायमेंशन क्या होता है। चलिए इसे मैं मिटा रहा हूं। अगर मैं कहूं आपको डायमेंशन ऑफ रेसिस्टिविटी का डायमेंशन क्या होता है, इसको देखेंगे थोड़ा। अच्छा, यहां से आप जानते हैं R बराबर रो इंटू एल बाय ए और रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल। यानी कि डायमेंशन ऑफ रेसिस्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ एल, है ना। यहाँ से ये चीज़ें आ गए। अब डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस रखना है, डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ लेंथ फिर आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं V बराबर आई आर होता है, R बराबर V बाई आई, ये हम निकाल चुके हैं, एक बार फिर से निकाल के रखते हैं वहाँ पे। V बराबर W बाई क्यू
अपॉन आई और यहाँ से W बाय आई टी इंटू आई और यहाँ से W बाय आई स्क्वायर टी। अब डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ, डायमेंशन ऑफ R, तो यहाँ से ऐसे करके हो जाएगा, ये हो जाएगा m L स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2 और नीचे में a स्क्वायर टी टू द पावर, t तो t ही है, ठीक है। अब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m L स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3 a टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ से ये आ गया, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं m L स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 3 a टू द पावर माइनस 2। इट इज डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड इसको मिटा दें। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एरिया के लिए L स्क्वायर हो जाएगा और फिर नीचे में यहाँ पे L है ना, एरिया का डायमेंशनल सिंबल क्या होता है, L स्क्वायर होता है और लेंथ के लिए L होता है। और फिर हम यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ से आ जाएगा m L टू द पावर 3, L स्क्वायर है, एक L यहाँ से जुड़ेगा और t टू द पावर माइनस 3 a टू द पावर माइनस 2। डायमेंशन ऑफ रेसिस्टिविटी भी आ गया है ना, m L टू द पावर 3 t टू द पावर माइनस 3 एंड a टू द पावर माइनस 2। यहाँ से डायमेंशन ऑफ रेसिस्टिविटी भी कंप्लीट हो गया। अब जो है हम आपको बताएंगे कि रेसिस्टिविटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। हेडिंग डालिएगा, द फैक्टर which affect the resistivity, the factor which affect the resistivity, ठीक है। और सब फैक्टर लिखिए जो रेसिस्टिविटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ से देखिए फार्मूला जो था रो बराबर R बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ एवरेज ए। यहाँ से मैं लिखा था आपको m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ एल बाय ए, है ना। और फिर मैं बोला था यहाँ से जो रेसिस्टिविटी होता है रो बराबर, है ना, वेर रो बराबर यहाँ से आ गया था क्या, m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। अच्छा, इस फार्मूला से मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ से क्या आया था m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, ठीक है। अब बताइए मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, रेसिस्टिविटी रो जो है वो मास एन ई और टॉ पे डिपेंड करता है। मतलब टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तब ना रेसिस्टिविटी चेंज होगा, मास तो वैसे भी चेंज नहीं होने वाला है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो तो वैसे भी चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम, वो भी कब, जब टेम्परेचर को चेंज करेंगे तब। यानी कि रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को चेंज करने पर रेसिस्टिविटी चेंज हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही चेंज करेंगे कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हो जाएगा और फिर रिलैक्सेशन टाइम भी चेंज हो जाएगा। तो रेसिस्टिविटी डिपेंड अपॉन नंबर 1 में टेम्परेचर और नंबर 2 में किस पे डिपेंड करता है, नंबर 2 में किस पे डिपेंड करेगा रेसिस्टिविटी। अगर मैं कहूँ आपको सारे जो मटेरियल होते हैं उसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होता है ना, कॉपर के लिए अलग, आयरन के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग। तब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जब अलग अलग होता है तो रेसिस्टिविटी भी अलग अलग होगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है मटेरियल टू मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मटेरियल टू आयरन के लिए अलग रेसिस्टिविटी, कॉपर के लिए अलग रेसिस्टिविटी, बाकी के जो कंडक्टर हैं या कोई भी मटेरियल है उसके लिए अलग से रेसिस्टिविटी हो जाएगा। यहाँ से कह सकते हैं मटेरियल रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मटेरियल पे डिपेंड करता है। नंबर 2 में हो गया। अब मैं अगर बताऊं क्या रेसिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड करता है क्या, या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है क्या, नहीं।
रेसिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है और ना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। कैसे? रेसिस्टिविटी रो बराबर m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ आया है, ना तो यहाँ लेंथ है ना तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अच्छा, इसका मतलब है वायर में छोटा लूँ या बड़ा लूँ, सबके लिए रेसिस्टिविटी सेम होगा। हाँ, पतली वायर लो या मोटी वायर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, रेसिस्टिविटी सबके लिए सेम होगा। 100 मीटर का वायर लो या फिर 10 मीटर का वायर लो, रेसिस्टिविटी क्या होगा? सेम होगा। रेसिस्टेंस अलग अलग होंगे पर रेसिस्टिविटी क्या होगा? सेम होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, वो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि रेसिस्टिविटी का जो फार्मूला है उसमें ना तो लेंथ है ना तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी रेसिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। यहाँ से लिखना है रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ, या ऐसे बोल दूं शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टिविटी जो है शेप और साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां से आ गया रेसिस्टिविटी, है ना। शेप और साइज किसी पे डिपेंड नहीं करता है रेसिस्टिविटी, सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करता है। समझ गए यहाँ से? तो मेरे ख्याल से रेसिस्टिविटी भी आप लोग समझ गए, है ना। तो आज का लेक्चर हम एक एग्जाम्पल के साथ फिनिश करेंगे। एक एग्जाम्पल इसमें देंगे हम, इसको मिटाते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। जिससे मैं कहूँगा क्वेश्चन लिखेगा, ये एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। दूसरा कंडक्टर ये है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम है लेकिन लेंथ अलग है, ये L2 है। तीसरा कंडक्टर ये है जिसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम ही है पर लेंथ अलग अलग है, L3 है। सारे के सारे कॉपर हैं, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर। अगर मैं कहूँ इसका जो रेसिस्टिविटी है वो रो है, रो 1, इसका रो 2 और इसका रो 3। इसका रेसिस्टेंस R1, इसका R2 और इसका R3, है ना। अलग अलग लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले 3 कंडक्टर लिए हम। और फिर अब क्वेश्चन है नंबर 1 में, व्हिच ऑफ द, पहले ये लिखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। नंबर 1 में R1 बराबर R2 बराबर R3। नंबर 2 में रो 1 बराबर रो 2 बराबर रो 3। नंबर 3 में R1 नॉट इक्वल टू R2 नॉट इक्वल टू R3। और नंबर 4 में रो 1 नॉट इक्वल टू रो 2 नॉट इक्वल टू रो 3। जल्दी से बनाइए ये क्वेश्चन। क्या मैं बोला? लेंथ तीनों का अलग अलग है, क्रॉस सेक्शनल एरिया तीनों का सेम है और इसका तीनों कॉपर ही है। रो है इसका रेसिस्टिविटी, रो 2 इसका है, रो 3 इसका है, इसका रेसिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3। चारों में से कौन सा सही है? जल्दी बनाइए। अच्छा चलिए ठीक है, मैं बनाता हूँ। अच्छा देखिए, पहला ऑप्शन R1 बराबर R2 बराबर R3। अरे R बराबर क्या होता है? R बराबर रो इंटू L/A होता है। R जो है लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम है पर लेंथ अलग अलग है तीनों का, ये गलत, पहला गलत। दूसरा रो 1 रो 2 रो 3। अब रेसिस्टिविटी के लिए मैं यहाँ पे बोला था कि रेसिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, यहाँ से बोला था ना, रो बराबर क्या होता है? m अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। देखिए इसमें कहाँ लेंथ है, कहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये तो किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो मटेरियल तो तीनों सेम ही है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, यानी कि रेसिस्टिविटी तीनों का सेम होगा।
रेसिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, यानी कि दूसरा सही है। तीसरा देखते हैं। तीसरा तो आप देख ही रहे हो भाई कि रेसिस्टेंस है जो कि एल और ए दोनों पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया तीनों का सेम है लेकिन लेंथ अलग अलग है, इसलिए रेसिस्टेंस भी अलग अलग होगा, इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये भी सही होगा। दूसरा भी क्या है, सही है। R1 नॉट इक्वल टू R2 नॉट इक्वल टू R3। चौथे की बात करूं तो रेसिस्टिविटी तो इक्वल होता है जो कि पहले यहां पे सही हो चुका है, इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा। रेसिस्टिविटी किसी भी एक मटेरियल का हमेशा सेम होता है, वो रेसिस्टिव वॉल्यूम उसका कुछ भी हो, छोटी वायर हो बड़ी वायर हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ से ये सवाल हो गया। अब जो है अगला लेक्चर में हम आपको लेके आएंगे न्यूमेरिकल्स, सवाल कराएंगे हम रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस पे 4 से 5 सवाल अच्छे से करा देंगे, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, समझ गए, क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए।